का हिस्सा है, अशोक स्तंभ के जो ऊपर का हिस्सा है दोस्त, उसको आप क्या बोलोगे? वो है अशोक की लाट। ऊपर का हिस्सा यानी इसके नीचे एक पिलर भी है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको अशोक की लाट कहते हैं। यानी इसके नीचे क्या है आपका, एक फिर पिलर है, एक इसके नीचे क्या है, पिलर है। ठीक है बच्चे, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है तो 2 सेकंड के लिए बफ होगा मुश्किल से, तो उसको झेल लेना। आप लोग अभी आवाज को ठीक करते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में हो जाएगी। अभी बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों तक एकदम साफ पहुंच रही है? अभी सारे प्यारे मेरे दोस्त बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों तक एकदम ठीक पहुंच रही है? अभी अभी बच्चे आवाज एकदम मैच हो गई होगी। सारे बच्चे बोलेंगे यस, आवाज अब क्लियर है, जी जी यस यस, तो अभी आवाज एकदम ठीक। तो भैया शुरू करो। अब बात आती है नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा? अशोक की लाट है। अशोक की लाट है, इसी को बच्चे अब आगे देखेंगे हम लोग कब अपनाया। तो अशोक की लाट को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पूछा गया है अशोक की लाट, जो ये अशोक स्तंभ है, इसमें इसमें कितने जानवर हैं? बोलो फटाफट से, इसमें कितने जानवर है? तो बोलोगे भैया शेर है इसमें, हाथी है, घोड़ा है, सांड है। शेर तो हमको दिखते हैं, 4 शेर हैं, एक पीछे की तरफ है, एक कहाँ है, एक पीछे की तरफ शेर है, तो 4 जानवर है। शेर तो भैया दिख रहा है, हाथी कहाँ है? ये देखो नीचे, यहाँ घोड़ा है, यहाँ क्या है, घोड़ा है, और ये क्या है, सांड है। यानी घोड़ा और सांड तो दृश्य होते हैं, तो अदृश्य कौन से हो गए? यानी इसमें पीछे की साइड, कहां घूम के जो पीछे की साइड है, उस पीछे की साइड में कौन कौन है आपके? बोलो भैया, हाथी है और एक शेर भी है पीछे आधार में। ठीक है, एक शेर भी आधार में पीछे की तरफ मौजूद है। चलो भाई, इसके आधार में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सत्य की ही सदैव विजय होती है। दोस्त, सत्य कभी नहीं झुकता, सत्य समय लग सकता है लेकिन वो क्या होता है? विजयी होता है। सत्यमेव जयते को हर बच्चा हमारा जानता होगा, कौन से उपनिषद से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या बोलोगे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भैया बफ बता रहे हैं बच्चे, आप क्या देख नहीं रहे हो बच्चों को? अभी कर लेते हैं भैया, ठीक। अभी बताएंगे बच्चे, कुछ बच्चे बफ लिख रहे हैं, क्या बफ है सच में? क्या सच में बफ है? सारे प्यारे मेरे दोस्त बताएंगे। नो 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 बफ। तो भैया शुरू करेंगे। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा हुआ है? बोलो भाई, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। हमारी हमारी बच्चे क्या बोलोगे? भाषा जो हिंदी है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। चलो भाई, अशोक की लाट में कितने जानवर हैं? कुल 4 जानवर हैं। कौन कौन से? आपका शेर, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, और बैल यानी कि वृषभ, सांड हो गया। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो कई बार बच्चे से पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? 4 पंक्ति देता है, तो आपको क्या चुनना है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है दोस्त? सत्यमेव जयते है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला राष्ट्रीय चिन्ह आता है हमारा तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा क्या है बच्चे? हमारा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है। और राष्ट्रीय ध्वज की एक अपनी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से नोट्स बनाते रहेंगे भैया। चलो, तो आप सभी बच्चे बच्चे जानते होंगे तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। पहला रंग कौन सा है बच्चे? आपका केसरिया है, सैफरन। एक कौन सा होता है आपका? दूसरा सफेद रंग है, और तीसरा कौन सा है? हरा। सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा, और बीच में सफेद रंग पर क्या है आपका? आपका क्या है? धर्म चक्र है। धर्म चक्र क्या बोलते हैं इसको? धर्म चक्र बोलते हैं। कौन सा चक्र है? धर्म चक्र।
तो एसएससी द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है कि जो धर्म चक्र है उसका रंग क्या है, और 4 ऑप्शन दे दिए बच्चों को, नीला, गहरा नीला, समुद्री नीला, इनमें से कोई नहीं। नीला, गहरा नीला, समुद्री नीला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर होता आप लोगों का? तो क्या बोलोगे? ये आपको पता होना चाहिए, केसरिया रंग किसका? ताकत का और साहस का प्रतीक है। ठीक है। सफेद रंग शांति एवं सत्य का प्रतीक है। हरा रंग विकास और समृद्धि का प्रतीक है। बीच में धर्मचक्र है जिसमें कितनी तीलियां हैं बच्चे? 24 तीलियां हैं। क्या बोलोगे? 24 तीलियां हैं। गुरुजी ये 24 तीलियां किसका प्रतीक हैं? एक बच्चा पूछ रहा है। अभी बताऊंगा मेरे दोस्त, किंग्स ऑफ बुक्स, ये 24 तीलियां अर्थ होता है इनका कि जीवन प्रगतिशील है, आपको जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए, और रुकने का अर्थ है मृत्यु। अब सिर्फ नोट्स बनाइए, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आगे देखेंगे। और उनका रंग समुद्री नीला, नेवी ब्लू है। जो समुद्री तीलियां, ये क्या बोलोगे? ये समुद्री नीले रंग की जो है, नेवी ब्लू कलर की हैं आपकी 24 तीलियां। कौन से रंग की हैं? बोलो एक बार। समुद्री नीला है जी, समुद्री नीला। और हमने इस ध्वज को कब अपनाया है? 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। कोई दिक्कत? गुरुजी आपने टोटल 8 जानवर बताए थे एसएससी जीडी में। 8 ही होते हैं बच्चे, कॉमन सेंस लगाओ ना थोड़ा सा। जीडी में 8 बताए, 8 किस तरह होते हैं? आधार में कितने हो गए? 4 हो गए। घोड़ा, हाथी, एक आपका फिर से शेर हो गया पीछे, और एक हो गया आपका सांड। 4 तो ये हो गए, और 4 शेर ऊपर। तो कुल मिलाकर के कितने बोलोगे? अगर बोले जानवर तो कुल है, लेकिन संख्या में कितने हो गए? संख्या में 8 हो गए मेरे दोस्त। क्या बोलेंगे? 8 हो गए। चलो भाई आगे हम। अब आती है बात बच्चे किसकी? ये जो हमारा ध्वज है, देखो इसकी जर्नी है, इसकी अपनी एक यात्रा है ध्वज की। तो अगर हम बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। कौन सी? सिस्टर निवेदिता। और सिस्टर निवेदिता द्वारा तैयार किया गया ये वंदे मातरम, एक तरफ चांद एक तरफ सूर्य, और आपके कितने कमल थे? जो भारत का पहला गैर आधिकारिक था, ऑफिशियल नहीं था, गैर आधिकारिक था। कितने कमल थे इसमें बताएंगे जरा? सारे बच्चे बताएंगे इसमें कितने लोटस थे? 8 कमल थे। क्या बोलोगे? 8 कमल मौजूद थे। और ये कब फहराया गया? 1906 में। कहां फहराया गया बच्चे? पारसी, क्या बोलोगे? पारसी चौक, कोलकाता। अपनी कॉपी में नोट करोगे। 1906 में, 1906 में पहला ध्वज पारसी चौक, कोलकाता, जिसको आज हम पारसी चौक को ग्रीन पार्क के नाम से जानते हैं, वहां पर पहला फ्लैग फहराया जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है सन 1907, 1907। ये जो फ्लैग है ये किसने? मैडम भीकाजी कामा। तो आप लिखोगे 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने ध्वज को फहराया। और कहां फहराया था? आपका 1907 में हुआ था बर्लिन सम्मेलन। कहां पर बच्चे? बर्लिन सम्मेलन में फहराया था। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला 1906 पारसी चौक, 1907 मैडम भीकाजी कामा, बर्लिन सम्मेलन में। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ कितने थे? इसमें आपके 8 सितारे थे। कोई दिक्कत? तीसरे ध्वज की बात आते हैं, ये 1917, जिसमें 4 आपकी क्षैतिज हरी पट्टियां और 5 लाल पट्टियां थी। 5 लाल पट्टियां थी। ये कब फहराया गया? तो जब होम रूल आंदोलन चला देश में। होम रूल बताएंगे? गृह शासन चला, जब गृह शासन आंदोलन, होम रूल आंदोलन। मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया था दोस्त होम रूल आंदोलन को, कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 के दौरान, तो अंग्रेजों ने कहा हमारी तरफ से लड़ो, हम तुमको क्या कर देंगे? ये जो उपनिवेश आप हो, आपको स्वतंत्र कर देंगे। अंग्रेजों ने बहकावा दिया। इन्होंने क्या बोला? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं? अभी पहले ही कर दो ना, बहुत मजबूती से आपके साथ में लड़ेंगे। तो ये चला गृह शासन। तो ये किसके द्वारा? ये आपका जो फ्लैग था, ये एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा, लिख लेना इस बात को, तिलक जी प्लस एनी बेसेंट के द्वारा 1907 में प्रदर्शित किया गया। कोई दिक्कत? इसके बाद में आता है सन 1921 में
जब आपका विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश में एक युवक आता है गांधी जी के पास में। 1901 में क्या आ गया? चरखा आ गया। क्या आ गया? चरखा आ गया। देखना ध्यान से। लेकिन चरखा आया, ये थोड़ा सॉरी, ये फ्लैग थोड़ा गलत बना हुआ है भैया। ये फ्लैग थोड़ा गलत बना हुआ है। कैसे गलत है मैं बताता हूं आपको। जब ये फ्लैग बना था इसमें व्हाइट कलर नहीं था। 1921 के फ्लैग में व्हाइट कलर नहीं था। एक व्यक्ति जब मिला गांधी जी से तो गांधी जी ने उससे कहा था कि इसमें दो रंग हैं। तो उसने बताया दो रंग क्यों हैं। तो उसने गांधी जी को स्पष्टीकरण दिया कि ये जो लाल रंग है ये हिंदू धर्म के लिए और हरा रंग, मतलब उसने अपने हिसाब से बांट दिया। बोला मुस्लिम के प्रतिनिधित्व के लिए है, मुस्लिम लोगों के। तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें अन्य धर्मों के लिए भी जगह होनी चाहिए। और 1931 में आया था आपका, ये क्या है, ये नकार दिया गया था। तो कई बार मैंने आपसे प्रैक्टिस सेट में भी पूछा है, चरखा चरखा किस वर्ष में भारतीय ध्वज पर आया था? तो चरखा किस वर्ष आया था भैया? बोलेंगे फटाफट से, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बोलोगे फटाफट से, क्या बोलोगे? चरखा किस वर्ष में आया था? चरखा आया था 1931 में। कोई दिक्कत? हाँ, ग्रीन पार्क आपका कानपुर में भी है, वो ग्रीन पार्क स्टेडियम है दोस्त, मैं चौक की बात कर रहा हूं। 1931 बहुत जबरदस्त उत्तर आता हुआ सभी का। अब आते हैं तो 1931 से लेकर के 47 तक चरखा चलता रहा। लेकिन 22 जुलाई 1947 को आधुनिक स्वरूप, ये जो हमारा तिरंगा है, एक बार खड़े हो जाओ जहां कहीं भी हो रात में, और एक सलाम किसके नाम? तिरंगे के नाम। तो आधुनिक स्वरूप कब अपनाया गया बच्चे? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। समझे बात को? कोई दिक्कत इस बात में? कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाया गया और धर्म चक्र को अपनाया गया। क्या आ गया बीच में? धर्म चक्र, जिस पर 24 तीलियां हैं। धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। धर्म चक्र में 24 तीलियों का अर्थ है जीवन 24 घंटे प्रगतिशील है। जीवन क्या है? 24 घंटे प्रगतिशील है, ये चलता रहता है, यानी रुकना नहीं है। रुकने का अर्थ है मृत्यु। मान के चलो आप क्लास चल ले रहे हैं अभी, और क्लास का मतलब है कि आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, और बीच में आपका मन करे यार चलो क्लास कल करेंगे, मतलब आपकी मृत्यु हो चुकी है, आप अपने इरादे को तोड़ चुके हैं। आप क्या हैं? आपके अंदर वो कंटिन्यूटी क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई, आप पीछे हो गए। तो जीवन क्या होना चाहिए? प्रगतिशील। आते हैं तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो बच्चे अगर चौड़ाई शब्द को पहले दे देगा तो 2:3 आएगा, और अगर पूछ लेता लंबाई अनुपात चौड़ाई तो आप लोग क्या कहते? लंबाई अनुपात चौड़ाई, तब आपका उत्तर होगा 3:2। इसको बहुत पूछता है और बच्चा जल्दबाजी में 3:2 ऑप्शन में देता है, बच्चा टिक करके आता है। कोई दिक्कत? चलो भाई, ध्वज संहिता, फ्लैग कोड। ध्वज संहिता कब आई है? ध्वज संहिता 2002 में अपनाया गया और लागू हुई ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से। ये ध्वज संहिता क्या है भैया जी? दरअसल में पहले क्या था, जो सरकारी आवास थे, जो सरकारी कार्यालय थे, सिर्फ वहीं तिरंगा फहराया जा सकता था। 2002 से पहले आप अपने घर में तिरंगा नहीं फहराया सकते थे। समझ रहे हो? आज अपने घर, ऑफिस पे, आप स्कूल में तिरंगा फहरा लेते हैं ना, पहले ही अधिकार नहीं था। दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा चला, नवीन जिंदल ने बोला मेरा अधिकार है, मेरे देश का तिरंगा है, मेरे देश का स्वाभिमान है, बाकी देशों में भी तिरंगे के प्रति सम्मान रखा जाता है। अगर इसके जरूरी नियमों का पालन किया जाए तो एक आम नागरिक को भी अधिकार होना चाहिए कि वो तिरंगे को फहरा सके। हाई कोर्ट ने बात मानी और बोला हाँ जी, कहना ठीक है, एक सामान्य आदमी के पास भी अपने तिरंगे के प्रति सम्मान को दर्शाने का यह तरीका कि वह इसे फहरा सके, बिल्कुल उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 2002 में मान्य हुआ कि आम इंसान भी तिरंगे को फहरा सकता है। ठीक है, अब बात आती है तिरंगे के लिए कुछ नियम है, ये आपको नोट नहीं करने हैं बच्चे, मैं आपको सिर्फ पढ़ करके बताता हूं, आप सुनना। ये एग्जाम के लिए नहीं, ये आपके जानने के लिए जरूरी है। मैं पढ़ के बताता हूं। जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
यानी आप देखते हैं, आप कभी पैदल मार्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तिरंगे को लेकर के चल रहे हैं, तो आप लोग याद रख लेना, या तो तिरंगे को राइट साइड में सबसे आगे या फिर बीच में सबसे आगे रखा जाता है, तिरंगे को बाईं तरफ रख के कभी मत चलना, ठीक है। सरकारी भवन पर झंडा रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात में भी फहराया जा सकता है, ठीक है। झंडे को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए, मतलब एक जोश के साथ में, ऐसा नहीं मरे गिरे और तिरंगा फहरा रहे, नहीं, एक जोश के साथ में धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराने और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है, एक साउंड बजाया जाता है, और ध्यान रखा जाए झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया जाए और बिगुल की आवाज के साथ ही उतारा जाए। बात क्लियर? नेक्स्ट, जब झंडा किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से में आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए। झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि वक्ता का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, मतलब जो बोलने वाला है उसका मुंह श्रोताओं की तरफ, सामने लोग बैठे हुए हैं, और तिरंगा किधर होना चाहिए? दाएं तरफ तिरंगा होना चाहिए। किधर? दाएं तरफ, ऐसा नहीं है लेफ्ट साइड में लगा दिया, बोलने वाले के दाएं तरफ तिरंगा होना चाहिए, ठीक है। झंडा किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो सामने की ओर बीचों बीच या कार के दाएं ओर लगाया जाए, लेफ्ट साइड पे नहीं। क्या बात सीख रहे हो? तिरंगे को बाएं तरफ नहीं। फटा या मैला झंडा नहीं फहराया जाता। झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर आधा झुका रहता है। राष्ट्रीय शोक जानते हैं ना आप, देश की महान विभूति जब दिवंगत हो जाती हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, तो राष्ट्रीय शोक ये घोषित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। जैसे लता मंगेशकर जी के लिए आपने देखा अभी पीछे 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई थी, तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय शोक पर आधा झुकाया जाता है। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ना ही बराबर में रखा जाएगा। मान के चलो हमारे देश में राष्ट्रमंडल खेल हुए तो क्या बोलेंगे? देश में सबसे ऊंचा झंडा किसका होगा? भारत का होगा। ऐसा नहीं भारत का झंडा छोटा कर दिया, बाकी झंडे ऊंचे कर दिए, ठीक है। झंडे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। जब झंडा फट जाए और मैला हो जाए तो एकांत में जाकर के नष्ट करना चाहिए, सार्वजनिक तरीके से नहीं, सार्वजनिक तरीके से नहीं। बोलो भारत माता की जय, जबरदस्त एक जोश के साथ में। क्या बोलेंगे भैया? झंडे की बात आती है तो ये जो हुगली जगह है कर्नाटक में, हुगली एक जगह है देश में जो सिर्फ एक ऑफिशियल जगह है जहां पर आप झंडे को बनाने के लिए लाइसेंस है। मतलब झंडा कहां बनता है? सिर्फ हुगली कर्नाटक में। बाकी ये जो प्लास्टिक के झंडे ये मान्य नहीं है। ये तो बस देश प्रेम का एक तरीका है। बहुत सारे लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लेते हैं और फिर अगले दिन झंडा सड़क पर पड़ा रहता है। तो मैं क्या कहता हूं, बहुत दिन से कहता हूं, अगर औकात ना हो तो झंडा नहीं खरीदना चाहिए अगर आप उसे संभाल नहीं सकते। झंडा ये हमारी शान है, ये हमसे ऊपर होना चाहिए। क्या बोलेंगे? तो एक ही ऑफिशियल कारखाना है और झंडा वहां कैसा बनता है? आपका फ्लैग खादी और टाट का बना झंडा ही मान्य है। खादी और टाट का बना झंडा ही क्या है दोस्त? मान्य है। अब 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है ध्वजारोहण, फ्लैग होइस्टिंग, और एक होगा फ्लैग अनफर्लिंग। दोनों चीजों का अंतर समझना। तो ये जो ध्वजारोहण फ्लैग होइस्टिंग होती है, इसमें क्या होता है? ध्वजारोहण में तिरंगा नीचे से ऊपर जाता है, मतलब किसी रस्सी के माध्यम से तिरंगे को यहां रखते हैं बांध के, फिर एक डोर खींच करके तिरंगे को कहां पहुंचाते हैं? हम ऊपर पहुंचाते हैं। ये आपका फ्लैग होइस्टिंग कब होती है? 15 अगस्त को होती है लाल किले पर। 15 अगस्त को लाल किले पर होती है। कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री करते हैं। क्या बोलोगे? देश के प्रधानमंत्री करते हैं। देख लेंगे इस बात को। अब दूसरी आती है फ्लैग अनफर्लिंग। ये क्या है? वो ध्वजारोहण है, आरोहण। आरोहण का मतलब समझते हो? आरोही क्रम, ऊपर की तरफ चलना, असेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें तो झंडा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अनफर्लिंग में क्या होता है? झंडा पहले से ही ऊपर होता है, सिर्फ रिबन खोल करके क्या है उसको फहराया जाता है। ये कौन करते हैं? ये होता है 26 जनवरी को राजपथ पर देश के प्रेसिडेंट करते हैं। कौन? देश के राष्ट्रपति महोदय इसको करते हैं।
गाड़ी के सामने खड़े होकर नहीं बच्चे, गाड़ी में बैठकर। दाएं, दाएं साइड कौन सी होगी आप सोचें, आपका मुंह सामने होना चाहिए तब दायां देखें, ठीक है। गाड़ी के सामने खड़े होकर नहीं, गाड़ी में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, ताकि जो सामने से आदमी आ रहा है उसको अपने लेफ्ट पे दिखे, ठीक है। चलो भाई यहां आते हैं। ध्वज बनाने के 9 मानक हैं। ध्वज बनाने के 9 मानक है। इसके लिए ऐसा नहीं है इसको राइट में ही क्यों रख रहे हैं, इसका कारण है। भारत में ट्रैफिक कैसे चलता है आप सोचो, सब लोग लेफ्ट पे चलते हैं, राइट से लोग आते हैं। अगर लेफ्ट साइड में हमने तिरंगा रख लिया तो इधर आने वाले लोगों को पता ही नहीं चलेगा, वो सम्मान नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे। अगर इधर रहेगा तो इधर आने वाले जो लोग हैं उनको राइट में तिरंगा दिखेगा, वो अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और सम्मान करना चाहिए। तो ध्वज बनाने के कितने स्टैंडर्ड हैं बच्चे? 9 स्टैंडर्ड हैं। और स्टैंडर्ड की मीनिंग क्या होती है, ये क्या अर्थ हुआ भैया? तो पहला आकार जो तिरंगा मान्य है वो 6300 mm यानी 63 सेंटीमीटर गुणा आपका 42 सेंटीमीटर माप का झंडा मान्य है। भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, सॉरी 630 हो जाएगा, 630 और 420 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया, अब देखो 21 × 63 और 21 दूनी 42, यानी माप कितनी आएगी? 3:2 आनी चाहिए लंबाई और चौड़ाई में। कोई दिक्कत? ये है 63 है, फिर 36 है, सिर्फ ये नंबर याद रखो, बाकी अनुपात तो आप जानते हो ना। 36 का अनुपात मैं आपसे बनवाऊं, 12 या 36, 12 दूनी 24, 63, 36, 27, 18, 1350 है, 900, फिर 450, फिर उसका आधा 225, फिर 150 है। ये परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ये आपकी कॉमन सेंस की चीज है, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं राष्ट्रगान कौन सा है, और राष्ट्रगान के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। राष्ट्रगान की बात आती है बच्चे तो क्या है राष्ट्रगान? हमारा जन गण मन। सबसे पुराना राष्ट्रगान अगर आपसे पूछे तो ब्रिटेन का है, गॉड सेव द क्वीन। सबसे पुराना राष्ट्रगान किस देश का है? गॉड सेव द क्वीन। कोई दिक्कत? चलो भाई नेशनल एंथम की बात आती है। नेशनल एंथम की बात जब आती है तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। तो कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन को किस तरह लिखा? 1911 में, आप जानते हैं 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था और जॉर्ज पंचम आए थे भारत। तो ये जब जॉर्ज पंचम भारत आया तो कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर पर एक दबाव बनाया गया कि एक ऐसा गीत लिखे जो वंदे मातरम की टक्कर का हो, और उसका स्तुति गान यानी कि प्रशंसा की जाए किसकी? जॉर्ज पंचम की। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बात को सिरे से नकार दिया था, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। आज भी इस पर विवाद बना हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो जनगण मन है ये तारीफ है किसकी? जॉर्ज पंचम की, क्योंकि इसमें एक शब्द आया कि क्या बोलते हैं? जनगण मन अधिनायक जय हो। तो अधिनायक किसको कहा गया है? तो इसके ऊपर बहुत बहुत आप देखोगे बार बार बातें होती रहती हैं, और इसीलिए लोग कहते हैं कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान होना चाहिए, ठीक है। 1903 में नहीं दिल्ली दरबार, 1903 में तो बच्चे दूसरा दिल्ली दरबार लगा था मेरे दोस्त। पहला 1877, दूसरा 1903, तीसरा लगा था 1911 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। क्या नाम है उसका? अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। और मैंने आपको बताया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही शिष्य थे आनंद समराकुल, जिन्होंने श्रीलंका का राष्ट्रगान भी लिखा है। श्रीलंका का राष्ट्रगान किसने लिखा है? आनंद समराकुल ने। वो भी कौन थे? शांति निकेतन के छात्र थे, रविंद्रनाथ टैगोर के छात्र कहे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है किसको? राष्ट्रगान को। गायन में टाइम कितना लगता है? 52 सेकंड का लगता है। प्रथम और अंतिम पंक्ति में 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे इस बात को, उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। आगे बोलेंगे राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आया है? 10 बार आया है। जय शब्द कितनी बार आया है? 10 बार आया है। आपका क्या बोलोगे? 1 बार जय। जय शब्द कितनी बार आया है? 2 बार जय। क्या बोलोगे फिर? आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपका 10, ठीक है। राष्ट्रगान में कितनी नदियों के नाम है? 2 नदियों के नाम है, गंगा और जमुना। क्या बोलोगे? गंगा और आपका यमुना का नाम है किसमें? राष्ट्रगान में। पर्वतों के नाम है 2, विंध्य और हिमाचल पर्वतों के नाम है, ठीक है। चलो भाई आगे आते हैं भैया।
राष्ट्रगान को पहली बार गाया कब गया? अपनाया तो गया 24 जनवरी 1950 को, लेकिन गाया कब गया पहली बार? तो 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ये हमने कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन लिखे तब भी नोट किया था। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे कलकत्ता अधिवेशन की? बिशन नारायण धर। क्या बोलोगे? बिशन नारायण धर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। राष्ट्रगान को गाया किसने? सरला देवी चौधरानी ने गाया। किसने गाया बच्चे? बोलेंगे एक बार। सरला देवी चौधरानी ने गाया राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में लिखा गया था। बोलो भाई, किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में। राष्ट्रगान का इंग्लिश ट्रांसलेशन कब हुआ? 1919 में। क्या बोलोगे? राष्ट्रगान का ट्रांसलेशन इंग्लिश में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में किया। कोई दिक्कत? और पूछते हैं कि राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार किस पत्रिका में छपा था? तो किस पत्रिका में? तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था। और टाइटल क्या आया था? भारत विधाता।